हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2022 के एग्जाम में जो हमारी ऐसे राइटिंग पोस्टेज आती है, तो हम एक अच्छा ऐसे जो है वो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, मतलब एक अच्छा ऐसे जो है वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसके ऊपर जो है हम ये सेशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस सेशन को ज़रूर कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर हम बात करें इस सेशन में कि हम इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस सेशन में जो है वो डिस्कस किया गया है हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, हमारे रोल क्या रहने वाले हैं, हमारी इंट्रोडक्शन क्या होने वाली है, हम मेन बॉडी को कैसे लिख सकते हैं, हमारा जो कंक्लूजन होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और क्या हमारे डूज और डॉन्स हैं इनको हम कर सकते हैं जब हम अपने ऐसे राइटिंग को करेंगे। बेसिकली हम अगर अपने सिलेबस की बात करें तो जो हमारा सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें दिया गया है कि हमारा जो ऐसे होगा वो 80 मार्क्स का होगा। यानी कि हमारे क्या होते हैं कि 4 ऐसे लिखने होते हैं जो कि हर ऐसे 20 मार्क्स का होता है। अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो इंडिकेटिव टॉपिक्स जो हमें बताए गए हैं ऑफिशियल सिलेबस में, वो ये बताए गए थे कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से हम फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चंस आपके लिए दे सकते हैं जो कि आपको आंसर करने होंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरेटिव। ठीक है। अगर हम बात करें और जो हमारे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, यहाँ से भी क्या हो सकते हैं, हमसे जो ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एंड ह्यूमन राइट इशू से भी हमें ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी से भी क्वेश्चन जो है हमें पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके ऑफिशियल सिलेबस में दी गई है। अगर हम बात करें कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए जब भी हम ऐसे राइटिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसे राइटिंग में क्या होता है कि हमें 6 टॉपिक दिए जाते हैं, ये सभी को पता है, जिनमें से कि 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हमें स्किप करना होता है और 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे हमें ऐसे राइटिंग करनी होती है। अब ऐसे राइटिंग हम हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जब ये 4 टॉपिक हमें सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 6 टॉपिक, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे। हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले जो टॉपिक हमारे एग्जाम के पेपर में दिए गए हैं, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, उनको हम देखें। देखने के बाद क्या करें, हम ये डिसाइड करें कि हम किन टॉपिक पे जो है वो ऐसे को लिखने वाले हैं, किन चीज़ों को लेकर के चलने वाले हैं। तीसरा ये क्वेश्चन उठता है, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या हम जिस टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो हमारा सेलेक्टेड टॉपिक है उसके ऊपर कितनी हमें नॉलेज है, कितने अच्छे तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। अगर हमें कोई फैक्ट भी यूज करना हो तो हम कितने अच्छे तरीके से जो है फैक्ट वो यूज कर सकते हैं। तो हमारी तीसरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। चौथी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हाउ कैन आई रिलेट दिस टॉपिक और टू द आई हैव स्टडीज। मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं, जिस टॉपिक को भी हमने चूज किया है कि इस टॉपिक के ऊपर हम ऐसे राइटिंग करने वाले हैं, तो बेसिकली ये जो टॉपिक हमने चूज किया है इसको हमने रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? उन सारे टॉपिक से रिलेट करना है जिसको हम आज तक पढ़े हैं। मतलब क्या है कि आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ के जरूर जाओगे, ये तो श्योर है। तो आपको अगर वो क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली नहीं मिलते, घुमा फिरा के दिए जाते हैं, तो आप उसे रिलेट करने की कोशिश करो जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप इससे रिलेट करके एक क्या करोगे, अपना बैकग्राउंड तैयार करोगे, स्ट्रेटजी तैयार करोगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है मुझे आता है, मैं इसके ऊपर निपुण हूं, क्रेडिबल हूं, मैं इसको लिख सकता हूं स्कॉलरली, मतलब अच्छे तरीके से, और इसमें मैं अच्छे तरीके से फैक्ट भी जानता हूं। तो बेसिकली ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई। अगर स्ट्रेटजी के बाद अगर हम बात करें, हमारे रूल भी होते हैं, हमारे ऐसे राइटिंग के कुछ रूल भी होते हैं जो हमें ऐसे राइटिंग के समय ध्यान रखने चाहिए। वो रूल क्या होते हैं? पहला रूल हमारा ये होता है कि कॉन्टिन्यूअसली रेफर टू योर थीसिस स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि जो हमारा फोकस एरिया है, फोकस स्टेटमेंट है, जैसे अगर मान लो इसने हमसे पूछा है कि इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो क्या करना है आपको, जो इंडियन इकोनॉमी है और कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 है उसको ही अपना मेन थीसिस समझना है और उसको ही डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअसली रेफर करते जाना है पूरे ऐसे में। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो, जैसे कि टॉपिक दिया गया यानी कि जो हमारे थीसिस स्टेटमेंट है वो है इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, ठीक है, या फिर इंपैक्ट ऑफ जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ टॉपिक है और आप जो है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वो ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत होती हैं। तो ये हमारा रूल होता है कि जो भी थीसिस स्टेटमेंट है यानी कि जो भी हमारी फोकसिंग एरियाज हैं उनके ऊपर हम बार बार ध्यान दें, उनको बार बार अपने ऐसे में हम रिफ्लेक्ट करते रहें। व्हेन यू राइटिंग योर ऐसे एंड मेक श्योर टू नेवर स्टे फ्रॉम योर मेन पॉइंट। मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसे लिखते हो
तो आप ये इंश्योर जरूर रखिएगा, मतलब आप ये श्योर जरूर करिएगा कि आप जो है वो कभी भी मेन पॉइंट, यानी कि जो आपका मेन पॉइंट है, जो मेन आपका बिंदु है, उससे आप हट नहीं रहे हैं, आप उसी को पकड़ करके उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक रूल होता है। दूसरा रूल ये होता है कि ऐसे लिखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट यानी कि खाका तैयार कर लेना चाहिए कि हम जो ऐसे है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से प्लान आउट करेंगे। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो जब आप डेली लाइफ में क्या करते हो, घर से स्कूल के लिए निकलते हो, तो आपको पता होता है कि हमारी जो बस है वो यहाँ आने वाली है और इतने टाइम पे आने वाली है, तो आप उस अकॉर्डिंग तैयार होकर के चले जाते हो, आपको बस मिलती है और आप कॉलेज के लिए निकल जाते हो। बेसिकली यही चीज जो है हमें ऐसे राइटिंग में भी रखनी होती है। ऐसे राइटिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी पहली स्टेटमेंट कौन सी होगी, हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट होगी जो पहले के बाद आएगी वो क्या होगी, इसके पहले जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी जो ब्लूप्रिंट है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ कि यूज एन आउटलाइन, यानी कि आप एक आउटलाइन प्लान जो है वो अपने लिए जरूर बना लेंगे। आउट योर ऐसे बिफोर राइटिंग इट, मतलब क्या है कि जब भी आप अपने ऐसे राइटिंग को करेंगे, इसके पहले आपके पास एक ब्लूप्रिंट जरूर होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को इस टॉपिक के बाद जो है वो कॉन्टिन्यूअस वे में लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको फ्लो पता होगा और आप एक अच्छा ऐसे जो है वो लिख पाएंगे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि हमारा रूल नंबर 3 होता है, वो ये कहता है कि एन ऐसे हैव अ मेनली 3 पार्ट, कि मतलब जो हमारा ऐसे है वो मेनली 3 पार्ट में ही होता है। एक हमारा होता है इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है हमारी बॉडी और तीसरी होती है हमारा कंक्लूजन। यानी कि हमारा कोई भी जो ऐसे है वो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी से मिलकर के बनी होती है। अब हम फर्दर इनके बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी कि हम उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसको हम बताएंगे कि वो चीज हम लिख रहे हैं वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, द इंट्रोडक्शन इज वेयर सम स्टूडेंट स्ट्रगल द मोस्ट। मतलब क्या है कि जो हमारा क्या है बेसिकली इंट्रोडक्शन है, वहां पर क्या होता है कि कई सारे ऐसे छात्र जो हैं वो हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से शुरू करें। तो उनके लिए मेरा एक एडवाइस है, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आता है तो आप उसे अवॉइड करिए। अब बोलोगे कि सर जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम अवॉइड करें, तो मैं बोलता हूं इसको आप अवॉइड करिए। आप क्या करिए, डायरेक्ट जो है अपने बॉडी से स्टार्ट करिए। आप जब भी अपने बॉडी से स्टार्ट करोगे तो आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा, और जब आप अपना ऐसे कंप्लीट कर लोगे या फिर बॉडी पूरा लिख चुके होगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको इंट्रोडक्शन क्या देना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन वही होना चाहिए जो कि आप लिखने वाले हो, जिसके बारे में लिखने वाले हो। तो अगर आपने पहले ही लिख दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपने लिखा क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन का थीम होता है। अगर आपको इंट्रोडक्शन आता है तो आप पहले भी लिख सकते हो, नो डाउट, ये बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना ही चाहते हो तो मैं एक आपको सलाह ये दूंगा कि आप जो है, अब क्या कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आपका किसी के प्रति पहला इंप्रेशन ही अच्छा जाता है तो आपका अंतिम इंप्रेशन भी जो है वो अच्छा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो अपना इंट्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा रखना होगा। ठीक है, उसको कभी भी बुक डाउन मत नहीं करना होगा, मतलब कि ऐसा नहीं करना होगा कि पढ़ने वाले को बोरिंग सा लगे, ऐसा कुछ आपको नहीं लिखना होगा। वो इंटरेस्टिंग हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप उसको जो है वो करंट इवेंट से जोड़ कर देख लें। ठीक है, आपको अगर जैसे मान लो कुछ कोटा जोड़ना है, ठीक है, कुछ कोटास आपको जोड़ने हैं तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड याद आ रही है तो आप उसे भी इंट्रोडक्शन में कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड करके और उसके बाद आप अपना जो इंट्रोडक्शन है उसे और अच्छा जो है वो बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो हमारा होता है मेन बॉडी, यानी कि हमें मेन बॉडी में क्या लिखना होता है। तो जो हमारी मेन बॉडी होती है उसमें क्या करना होता है, बिंग ईच पैराग्राफ, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ होता है। देखो मेन बॉडी में क्या होता है, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई अच्छा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर आप पॉइंट बना करके नहीं लिख सकते तो प्लीज आप पॉइंट नहीं बनाइएगा। आपको क्या करना है, पैराग्राफ में अपनी मेन बॉडी को रखना है। जैसे कि ये हमारी पैराग्राफ हो गई जो कि 6 से 7 लाइन की होनी चाहिए। उसके बाद से आप दूसरे पैराग्राफ को यहां से शुरू करके इसको लिख लोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आपको क्या फायदा होगा कि
जो आपका ऐसे है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से सॉलिड दिखेगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी उसमें दिखेगा और एग्जामिनर पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इम्पैक्ट इसका अच्छा पड़ेगा। अगर हम बात करें बीइंग ईच पैराग्राफ विद द टॉपिक सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द मेन आइडिया, यानी कि आपका जो हर पैराग्राफ होना चाहिए जो कि मेन बॉडी में के लिए हम बात कर रहे हैं वो आपके मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इंपैक्टफुल और ट्रांजिशन वाले टॉपिक को जो है वो यूज करेंगे। ट्रांजिशन का, इंपैक्टफुल का मतलब ये हुआ कि आप जो भी चीज लिख रहे हो उसका इंपैक्ट जो है वो एग्जामिनर पर पड़ना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर पर उसका इंपैक्ट पड़े, आप उस चीज को ऐसे लिखो, मतलब कि एक टॉपिक वाइज लिखो। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री बताई तो हिस्ट्री के बाद आप उसका मॉडर्न बताओगे, मॉडर्न के बाद उसका आप फ्यूचर बताओगे, यानी कि एक फ्लो में आप चीजों को बताओगे। इसी को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। यानी कि हमारा जो एक पैसेज है, ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि ए के बाद बी आता है, वैसे यही हमारा जो है वो जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, यानी कि जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसके बाद उसी से रिलेट करता हुआ हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। इसी को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, यानी कि एक चीज से बदल करके हमने दूसरे चीज में ला दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको करना है, आपको डायरेक्टली ए से डी पर नहीं चला जाना है, आपको ए बी सी से होते हुए डी पर जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपके मेन बॉडी में। आई होप कि आपको मेन बॉडी कैसे लिखनी है आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो कंक्लूजन के लिए आप क्या करेंगे कि डोंट गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन, यानी कि जो आपका निष्कर्ष होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल यही नहीं बता रहे हो कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना लेकर के आप क्या करेंगे, आप इसको जो है वो एक जर्नल वे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपने क्या किया है, इफ यू शो एनी नेगेटिव पॉइंट इन योर ऐसे, यदि आपने अपने ऐसे में जो है वो कोई भी नकारात्मक पॉइंट या विचार रखे हैं तो प्लीज आप उस नकारात्मक विचार को अपने ऐसे में रहने मत दीजिएगा। उसके लिए अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन होता है उसे जरूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा अपने कंक्लूजन में, या फिर आपने उस पॉइंट को जहां पे नोट किया है, जहां पे लिखा है, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन है उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये रिफ्लेक्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं कि क्यों आपको लिखना चाहिए, ये इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव पॉइंट के पॉजिटिव पॉइंट वहां लिख देते हो, उसका सोल्यूशन वहां लिख देते हो, तो इससे क्या होगा कि ये एग्जामिनर को ये शो करेगा कि आपके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी होती है, जो हमारे OLQ का एक हिस्सा होता है, वो आपके पास है। और जब भी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी जो है वो दिखेगी, इससे जो है एग्जामिनर पे आपके लिए अच्छा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा और आपको चांसेस है कि वो अच्छा से अच्छा नंबर जो है वो आपके ऐसी राइटिंग पे दे सके। तो इससे आपको बचना है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन कभी नहीं देंगे। आप एक तरीके से बोल सकते हो प्रॉन्स और कॉन्स को मिलाकर ही अपना जो है वो कंक्लूजन देंगे। अगर आपने कोई निगेटिव पॉइंट रखा है तो उस पॉइंट को आप यूं ही छोड़ के नहीं आ जाएंगे, उसका सोल्यूशन आपको ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी, यानी कि जो OLQ यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, उसका एक हिस्सा आपके अंदर भी है। अगर हम बात करें डूज, यानी कि जो चीजें आपको करनी है वो क्या है, जब भी आप ऐसे लिखते हो तो आपको जो आपका फर्स्ट पैसेज है, जो भी आप अपना फर्स्ट पैसेज लिखते हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो मेन बॉडी का हो, चाहे वो कंक्लूजन का ही हो, क्यों ना हो, वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, वो काफी बोल सकते हो इंपैक्टफुल होना चाहिए, जो कि सामने वाला जो बंदा आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा, उसके ऊपर इसका जो प्रभाव है वो काफी अच्छे से पड़ना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि कॉपियां काफी सारी होंगी, एग्जामिनर को जांच करने में और परेशानियां होती हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो वो क्या करता है कि आपकी जो फर्स्ट 2 या 3rd लाइन होती है उनको वो काफी अच्छे से पढ़ता है, उसके बेसिस पे वो आप अपना जजमेंट ले लेता है कि हाँ लड़के ने कितना अच्छा लिखा होगा। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट पैसेज है उसको काफी अच्छे से लिखना है। अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी होगी, बॉडी आपको बिल्कुल ट्रांजिशन में रखनी होगी, मतलब एक पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर हम जाते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो अब हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं और मॉडर्न के बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर को। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपके ऐसे में। कंक्लूजन को हमने बताया ही था कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखना है, और बिल्कुल अगर आपने कोई भी नेगेटिव पॉइंट रखा है उसको जो है वो पॉजिटिव पॉइंट में या फिर सोल्यूशन में जरूर से नोट डाउन करेंगे। ये आपके ऐसे के लिए बोल सकते हो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा और आपके जो नंबर हैं वो ऐसे में काफी ज्यादा आ सकते हैं। अगर हम बात करें डोंट
नॉन्स मतलब कि जो हमें नहीं करने हैं। हमें क्या नहीं करना है जब भी हम अपना ऐसे राइटिंग करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमने जो अपनी ऐसे राइटिंग करी है वो कभी भी पैसिव वॉइस में ना हो। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जैसे हमने क्या पढ़ा है कि एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। आई होप कि आप सभी जो है वो एक्टिव और पैसिव से काफी ज्यादा परिचित होंगे, तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो है वो पैसिव वॉइस का जो इस्तेमाल है अपने ऐसे में कभी नहीं करेंगे। और जो आप एग्जाम्पल देते हैं ना वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट क्या होना चाहिए कि अगर आपने जो बोल सकते हो कि जो एग्जाम्पल उठाया है अगर वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो जो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा मेन थीसिस था वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो बिल्कुल हमारे जो ऐसे लिख रहे हैं उसके संदर्भ में बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो कोई सा भी एग्जाम्पल किसी भी थीसिस में लिखते जा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत इंपैक्ट डालेगा आपके ऐसे पे, और आपके जो नंबर है वो कम भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें राइटिंग स्किल की, तो इस चीज का भी जो है वो आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है यानी कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं होती तो प्लीज आप अपना तरफ से बेस्ट देना। आप सोचना कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो काफी अच्छे तरीके से लिखी जाए। तो अगर आपकी राइटिंग खराब है तो उसको भी मतलब क्या करना चाहिए, जैसे कि बार बार आप क्या करते हो, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मैं मानता हूं, चलो कोई बात नहीं, तो आप जो है वो ओवर राइटिंग मत करिएगा। जैसे आपने यहां पर कुछ लिख दिया तो लिखने के बाद अब वापस से इसके ऊपर ऐसे पेन मत चलाइएगा। ये ओवर राइटिंग से क्या होता है कि हमें चीजें काफी ज्यादा खराब दिखने लगती है और ये हमारे ऐसे को लेकर के एक गलत इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर आपका कोई चीज गलत हो गया, जैसे आपने कुछ लिखा, ठीक है, आपने कुछ लिखा और वो चीज गलत हो गई, तो आप सिंपली उसे क्रॉस कर दीजिएगा और उसके बाद ही उसको लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो चीज है वो गलत हो गई थी, तो इसके बदले लड़के ने जो है वो यहाँ चीजें जो है वो लिख दी है। तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी मैटर करती है, तो आप इसके ऊपर भी अपना ध्यान जो है वो जरूर दीजिएगा। आई होप कि जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी कि आप किस तरीके से अपना जो ऐसे राइटिंग है वो और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको जो सेशन है वो पसंद जरूर आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। प्लीज अगर आपको सेशन पसंद आया है तो डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल देन यू कैन ज्वाइन डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। ठीक है, तो ये इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है इसे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।